तो गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? यह गोचर का कोई महत्व है भी या नहीं है, इसके लिए हमें इसके कई तरह से इस पे विचार करना पड़ेगा। जैसे आप सब लोगों ने बताया, बड़े ग्रहों का गोचर शनि, बृहस्पति, राहु ऑब्लिक केतु एवं मंगल। लगन से गोचर, चंद्रमा से गोचर, और जिस ग्रह का गोचर देख रहे हैं, तो कुंडली में मूल स्थान में उसकी कहाँ स्थिति है, वहां से वो कहाँ गोचर कर रहा है। मतलब एक तो ग्रह से ग्रह का गोचर या ग्रह के ऊपर से गोचर। फिर आपने कहा बड़े ग्रहों का गोचर ऋतु परिवर्तक होता है, ये ठीक है, लेकिन ऋतु का स्वामी बुध भी है, तो बुध के नक्षत्र परिवर्तन से और राशि परिवर्तन से ऋतु परिवर्तन होता है, ये भी एक अतिरिक्त पॉइंट है। फिर उन्होंने बोला लगन से और चंद्रमा से देखना चाहिए, तो इसमें अंतर क्या होगा? फिर एक सदस्य ने बोला कि सूर्य से महीने का विचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सूर्य प्रत्येक 30 दिन बाद अपनी राशि बदल रहा है। चंद्रमा से दिन का विचार करना चाहिए, ये भी ठीक है, क्योंकि प्रश्न के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि जब हम किसी घटना की समय अवधि का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं, तो चंद्रमा से देखा जाता है कि चंद्रमा जब यहाँ से गोचर करेगा। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। पाप ग्रह का पाप ग्रह से गोचर, पाप ग्रह का शुभ ग्रह से गोचर, और शुभ ग्रह का पाप ग्रह से गोचर, ये तीन भी चीजें हैं। सबसे ज्यादा मंदमार्गी ग्रह शनि, इसका गोचर, राहु और केतु के गोचर। राहु केतु तो लगभग समानांतर ही होंगे, लेकिन क्योंकि क्या है कि एक उससे ठीक विपरीत भाव में पड़ता है, इसलिए। एक अभी बताया, अच्छा बिंदु बिंदु है ये, दशानाथ का गोचर लगन से और चंद्रमा से। गोचर सबके लिए होता है, ये तो है, लेकिन उसका प्रभाव किस पे कैसे पड़ रहा है। एक और सदस्य ने बताया कि यदि सूर्य का गोचर हो रहा है तो सबके लिए सामान्य है, चंद्रमा का गोचर हो रहा है तो सबके लिए सामान्य है, लेकिन जिसकी दशा उस गोचर से संबंध बना रही है तो और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अर्थात दशानाथ का गोचर, बृहस्पति का गोचर शुभ ग्रह है, शनि राहु के बाद सबसे मंदमार्गी ग्रह भी है, जिसमें मंगल भी है। फिर एक और विचार आया कि ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, और उस नक्षत्र का विंशोत्तरी दशापति किस भाव में और कहाँ बैठा हुआ है। आचार्य ये बताते थे कि जब हम दशा उठाते हैं, तो दशापति का नक्षत्र का विंशोत्तरी दशा स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठा, उस भाव से संबंधित परिणाम देखने को मिले। एक और सदस्य ने बताया दोहरा गोचर, जिसको हम डबल ट्रांजिट बोलते हैं, अर्थात शनि बृहस्पति संयुक्त दृष्टि से किसी एक भाव को देखें, और ठीक उसी भाव को बीच में, क्योंकि शनि भी मंदमार्गी है, बृहस्पति भी मंदमार्गी है, ठीक उसी समय पे उसको मंगल भी गोचर से जागृत कर दे उस भाव को, तो ये भी अपने आप में अच्छा विचार है। एक और पौराणिक ग्रंथ में ये देखने को मिलता है कि जो द्वादशांश कुंडली है, जिसको D10 D12 भी बोलते हैं, उसमें पाप ग्रहों का गोचर आठवें स्थान से मुख्यतः कहा गया है।
लेकिन एक शास्त्री हमें मिले तो उन्होंने कहा कि दशानाथ एक डी D12 में एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। तो एक शास्त्री जी से हमने पूछा, बड़े विद्वान शास्त्री जी थे, तो हमने उनसे पूछा कि मैंने कहा आप कुंडली कैसे देखते हो, कैसे पता लगता है आपको? तो उन्होंने बताया कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो, द्वादशांश कुंडली में, D12 कुंडली में वो कहाँ बैठा हुआ है, उससे संबंधित घटनाएं घट रही होती हैं। कई सारी पत्रियों में लगाने का प्रयास किया, बहुत सारी पत्रियों में परिणाम परिणाम मिले भी। अष्टक वर्ग जिस स्थान में अधिक बिंदु हैं, 28 से कहीं पे भी हो सकते हैं, उस स्थान में से गुजरते हुए ग्रह का गोचर। उपचय लाभ स्थान में कोई भी ग्रह आएगा तो लाभ ही देके जाएगा, ऐसा भी नियम ग्रंथों में देखने को मिला है। अब लाभ स्थान का जब विचार करते हैं तो तीन प्रकार से करना चाहिए। लगन से लाभ स्थान 1, चंद्रमा से लाभ स्थान 2, और जिस ग्रह का गोचर देख रहे हैं वो कहाँ बैठा हुआ है उससे लाभ स्थान। मान लीजिए हम चंद्रमा का गोचर ही देख रहे हैं, तो चंद्रमा जब गोचर में मूल कुंडली में यहाँ पे है और उससे लाभ स्थान यहाँ बना, तो लाभ ही देगा। किंतु यदि चंद्रमा से देखें तो जब वो कुंडली के 11वें स्थान में आएगा तो वो अपनी मूल स्थिति से अष्टम में जाएगा। तो एक जगह कहा कि कोई भी ग्रह अपने लाभ स्थान से गोचर करेगा तो लाभ देगा, दूसरा कहा कि वो अपने मूल ग्रह से भी यदि लाभ में होगा तो भी लाभ करेगा। ये थोड़ा एक आपस में विरोधाभास है। तो देखने को मिलेगा, अगले 1 वर्ष तक आप सभी लोग अपनी कुंडलियों पे इसका विचार कीजिएगा तो फिर पता लगेगा। त्रिक भावों में तो जब यदि लाभ स्थान से गोचर लाभकारी है तो त्रिक स्थान है तो उससे खराब भी होना चाहिए। तो त्रिक भाव लगन से, चंद्रमा से या दशानाथ से। तो यदि हर महीने 3 स्थानों से चंद्रमा गोचर करेगा, छठे से, 8वें से, 12वें से, तो इसका मतलब हुआ कि 2/1/2, 2/1/2 और 2/1/2, 2.5 दिन में करेगा ना, तो 5 और 2 7 और 7.5, तो 7.5 दिन हर महीने के खराब ही जाएंगे। तो ऐसा देखने को तो नहीं मिला हर बार जब चंद्रमा 8वें स्थान से गोचर करता है। तो इसलिए इन सारी चीजों के बाद फिर इसके उपरांत है गोचर का ग्रह में कितना बल है। यदि मान लीजिए गोचर कर रहा है कुंडली से, चंद्रमा का गोचर ही मान लेते हैं, लाभ स्थान से ही गोचर कर रहा है, लेकिन यहीं पे सूर्य है गोचर का और यहीं पे चंद्रमा है,
तो गोचर का ग्रह क्या लाभ दे जाएगा यदि उसके अंदर अपने आप में ही बल नहीं है? तो गोचर का ग्रह का बल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला, मित्र राशि में है, उच्च राशि से गोचर कर रहा है, स्व राशि से गोचर कर रहा है, अस्त तो नहीं है, इन सारी चीजों से। और गोचर का ग्रह अपने मूल ग्रह से केंद्र में है, त्रिकोण में है, या 3-11 की स्थिति में है। इस प्रकार इन सारी चीजों का विचार करते हुए घटनाओं का निर्णय करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण है, कई बार हमसे आपसे सबसे पूछता भी है कोई पूछने वाला, घटना कब घटेगी। सिद्धांत ये कहता है कि प्रमाणिक ग्रंथ में लिखा हुआ है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। यदि कोई ग्रह 0 से 10 डिग्री के भीतर है तो दशा के प्रारंभ में फल, 10 से 20 के बीच में है तो मध्य में फल, और 20 से यदि 30 के बीच में है तो अंत में फल। किंतु ग्रह यदि वक्री हो तो ये सारा परिणाम उल्टा हो जाएगा। मतलब जिसकी कम डिग्री है वो सबसे बाद में फल देगा, जिसकी अधिक डिग्री है उस वो सबसे पहले फल दे देगा। किंतु राहु केतु के लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि वो सदैव वक्री रहेंगे। सूर्य चंद्रमा के लिए ये नियम नहीं है, क्योंकि वो वक्री होते ही नहीं। तो बचा किसके लिए? मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि। अब गोचर में हमने परिणाम देखना था, तो दशा में भी हम परिणाम देख रहे हैं। एक जातक पूछता है व्यवसाय कब लगेगा। नौकरी कब लगेगी। और दशा है मंगल की, और मंगल दशमेश भी है। तो मंगल के अंश 0 से 10 के भीतर हो तो इसका मतलब है दशा के हमने 7 साल के 3 पार्ट किए, तो 2 साल 4 महीने। तो 0 से 10 अंश के बीच में है तो नौकरी शुरू शुरू में लग जाएगी। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि नौकरी लगने के पत्रिका में योग भी होने चाहिए, केवल शुरू में आदि अंत में नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि मंगल दशम स्थान को देखता हो, दशम से केंद्र या त्रिकोण में हो, तो उस समय नौकरी लगेगी। तो इसका मतलब हमारे पास 2 साल 4 महीने के भीतर भीतर यदि 0 से 10 अंश के बीच में होगा मंगल, तो उस समय नौकरी व्यवसाय लगने के अत्यधिक योग बनेंगे। किंतु वही मंगल यदि वक्री हो तो अंत के 2 साल 4 महीने में लगेगी, अर्थात दशा के बीच में नहीं लगेगी, शुरू में नहीं लगेगी, अंत में लगेगी। ऐसा वरा कहते हैं, और ये अनुभव में मैंने बहुत देखा, इस कारण से मैंने आप लोगों को ये भी साझा किया। अब बात आती है कि लगन से गोचर, चंद्र से गोचर।
अंतर क्या है? यदि कोई भी पौराणिक ग्रंथ उठा के देखें तो उसमें कहीं भी लगन से गोचर तो नहीं लिखा हुआ। अधिकतर ग्रंथों को मैंने देखा तो लगन से गोचर उसमें नहीं लिखा हुआ, चंद्रमा से गोचर लिखा हुआ है। हो सकता है किसी पौराणिक ग्रंथ में लिखा हो, लेकिन अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि लगन से गोचर भी उन्होंने बढ़ा चढ़ा के कहा है। तो चंद्रमा से गोचर ही कहा गया है। तो चंद्रमा से यदि गोचर है तो वो क्या है, और लगन से गोचर क्या है? लगन से गोचर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर, सामाजिक, एक शीट और ले लेते हैं, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, इन तीनों पे प्रभाव डालता है। मतलब जो लग्न से गोचर होगा, यदि खराब ग्रह, रिष्ट ग्रह 8वें स्थान से जाएंगे, छठे स्थान से जाएंगे, 12वें स्थान से जाएंगे, तो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, भौतिक रूप से, मतलब जिसमें बॉडी भी है, इसमें समाज, सोसाइटी भी है, मानसिक मेंटल इफेक्ट्स भी हैं, इन सब से प्रभाव देखने पड़ेंगे। किंतु चंद्रमा से गोचर मूलतः मानसिक प्रभाव ही डालता है। दोनों में अंतर क्या है? हमारे एक आचार्य थे जिन्होंने बहुत शुरू में कहा कि व्हाट इज द लग्ना, क्या लग्न है और क्या चंद्र है। तो कैसे उसको देखें? तो एक व्यक्ति है ये ए लग्न, और यहाँ व्यक्तियों का समूह है, ये इसको कैसे देखते हैं? ये लग्न है। मतलब बहुत सारे लोग जब एक व्यक्ति को देखते हैं कैसा दिखता है, डील डॉल क्या है, आचार व्यवहार क्या है, तो ये सब लग्न है। किंतु एक व्यक्ति है जो बहुत सारे लोगों को देखता है, तो ये चंद्र है। मतलब एक व्यक्ति का मानसिक, हो सकता है ये उनकी अपनी विचारधारा थी, लेकिन मुझे ये काफी प्रामाणिक लगी। हम किसी को कैसे देखते हैं, वो हमारा चंद्र लगन है, हमारी मानसिकता को बताने वाला। और लोग हमें कैसे देखते हैं, वो हमारा लग्न है। जैसे कि हो सकता है एक व्यक्ति का लग्न सेजिटेरियस हो, धनु हो। जैसे कि धनु लग्न अपने आप में उसे कहा गर्वीला, गर्दन ऊंची रख के बात करने वाला, तीर साधने वाला। तो हो सकता है उसके बारे में लोगों के मन में भ्रम पैदा हो जाए कि बहुत अकड़ में रहेगा, आदि आदि ये सब, बहुत प्रवचन देता है। लेकिन हो सकता है उसका चंद्रमा तुला लग्न में हो, मतलब तुला राशि में हो। तो हो सकता है उसके अंदर व्यापारिक प्रवृत्ति बहुत छिपी हुई हो। अब एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सिद्धांतवादी है, तो जब वो लोगों को देख रहा है तो उसके मन में क्या छुपा हुआ है कि मैं कैसे सामने जो जनमानस का समूह है
उसका कैसे प्रयोग करूं कि मुझे लाभ मिल जाए, व्यापारिक प्रवृत्ति। ठीक है, लेकिन लोग उसको देख रहे हैं तो कहते हैं ये आदर्शवादी है, ये अहंकारी है, ये उपदेश देने वाला है, इस तरीके से। तो इसी का प्रभाव हमारे गोचर में भी लागू होता है। यदि गोचर का कोई ग्रह चंद्रमा के ऊपर से जाता है, चंद्रमा से किस स्थान से जाता है, तो व्यक्ति की प्रवृत्ति उस स्थान से संबंधित धन के प्रति, विक्रम के प्रति, संपत्ति के प्रति, योजनाओं के प्रति, दुर्घटनाओं के प्रति, दाम्पत्य के प्रति, संपत्ति, डूबे हुए धन के प्रति, रहस्य के प्रति, धर्म के प्रति, विदेश के प्रति, व्यवसाय के प्रति, पद के प्रति, लाभ के प्रति और होने वाले अपव्यय, हानि के प्रति मानसिक रूप से देखने को मिली है। किंतु यदि ग्रह लगन से गोचर करता है तो वो घटनाएं घट भी रही होती हैं। एक में उसके मन में ऐसा भ्रम बन सकता है, घटनाएं हो ना हो, ये एक अन्य विषय है, लेकिन उसकी चिंताएं उस भाव से जुड़ जाएंगी जिस भाव से चंद्रमा से वो गोचर जा रहा है। अर्थात चंद्रमा से ऊपर से जब गोचर चंद्रमा का जाता है तो समग्र अपने बारे में चिंताएं बढ़ती हैं। चंद्रमा से यदि दूसरे स्थान पे गोचर जा रहा है, ग्रह इसमें कोई भी हो सकता है, चंद्रमा से लेके, चंद्रमा के स्वयं से लेके राहु केतु प्रत्यंत्र तक ग्रह हो सकते हैं। उस समय पे व्यक्ति की जो चिंताएं हैं वो 12 भावों से संबंधित देखने को मिली है। किंतु लगन से जब वो ग्रह गोचर कर रहे होते हैं, वो सभी 9 ग्रह, अर्थात सूर्य से लेके और आपके राहु और केतु तक, तो वो व्यक्ति के ऊपर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कभी कभी व्याधि और कभी कभी वो देके जाती है। तो हम इसको देखें तो जैसे कि हमने प्रारंभ में ही कहा था कि गोचर को एकदम से समझ लेना, तो प्रारंभ में आया बड़े ग्रहों का गोचर। अब बड़े ग्रहों का गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? उसका कारण है कि बड़ा ग्रह अर्थात शनि, बृहस्पति, राहु ऑब्लिक केतु और मंगल, ये बड़े ग्रह लंबे समय तक एक ही भाव को जागृत कर रहे होते हैं और इनका दृष्टि का जो परिणाम है, क्योंकि इनका एस्पेक्ट भी बड़ा होता है, राहु केतु को मैं केवल एक ही दृष्टि मानता हूँ, मूलतः मैं इनकी कोई दृष्टि बहुत ज्यादा मानता भी नहीं हूं। और तो जो बड़े ग्रहों का गोचर है वो अधिक देर तक किसी भी भाव को जागृत करता है। लेकिन आचार्य श्री ये अपने कक्षाओं में कहा करते थे कि गोचर बृहस्पति का यदि 12 साल का एक चक्र है तो स्वाभाविक है हर 12 साल वो 7वें स्थान से, हर 12 साल बाद वो 5वें स्थान से, चौथे स्थान से तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे में क्या हर 12 साल बाद पंचम स्थान का कारक है बृहस्पति, तो कभी वो 12 साल में कभी वो लगन से बैठ के 5वें के स्थान को दृष्टिपात करेगा, कभी वो 11वें स्थान से दृष्टिपात करेगा, कभी वो 9वें स्थान से दृष्टिपात करेगा और कभी स्वयं ही 5वें स्थान से गोचर करेगा। तो क्या संतान उत्पन्न होगी? ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि हर 12 साल में एक संतान का होना ये अपने आप में एक अपवाद है।
दाम्पत्य का कारक है बृहस्पति, तो हर बार जब वो तीसरे स्थान से, 11वें स्थान से, लगन से और 7वें स्थान से गोचर करेगा तो क्या विवाह होगा, दाम्पत्य बनेगा। ये भी अपने आप में एक अपवाद है। तो इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है कि दशानाथ का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक दूसरा, बहुत सारी पत्रिकाओं को देखने के बाद ये भी पता चला कि बड़े ग्रहों का गोचर और विशेषतः राहु केतु और शनि का गोचर, यदि पत्रिका में राहु केतु शनि पे से जाता है, और वैसे तो इसमें अन्य ग्रहों से भी देखा है मैंने, बहुत ही लगातार पिछले समय में कई घटनाएं देखी। आज भी अभी थोड़ी देर पहले कुंडली का विश्लेषण किया। छठे स्थान में मकर में केतु और शनि गोचर में आज यहाँ पे है। ये इनका नेटल कुंडली थी। तो थोड़ी देर पहले ही अभी इस पे बात ही हो रही थी आप लोगों के व्याख्यान से, लेक्चर से पहले। तो शनि जब यहाँ से निकल के गए, तो बहुत सारी कक्षाओं में हमने बताया भी, शनि का गोचर राहु केतु से और राहु का गोचर, यहाँ केतु का नहीं है, यानी शनि राहु और केतु दोनों से प्रभावित कर देता है, और राहु का गोचर शनि से। घर में वृद्ध जनों को कष्ट देता है, किया स्वघात, अपना नुकसान अपने कारण से। ये देखने को मिला। यदि मैं अपनी पत्रिका में भी देखूं तो जब शनि का गोचर धनु राशि में बैठे हुए राहु के ऊपर से गोचर हुआ, तो हमारी दादी ने अपना समय पूरा किया। फिर और लगा के देखा, और लगा के देखा, तो फिर ये पता चला ये सच में दशा हो या ना हो तो भी ये काम कर रहा होता है। तो हमने क्या क्या विचार किया कि लगन से गोचर, 11वें स्थान का गोचर लाभ देगा। लगन से 6, 8, 12 में गोचर समस्याएं उत्पन्न करता है, विशेषकर पाप ग्रहों का गोचर, अर्थात शनि, राहु और मंगल का गोचर में। वही यदि उनकी कोई नीच राशि भी हो, अर्थात शनि के लिए मेष राशि 6ठे में, 8वें में, 12वें में यदि पड़े तो ये और भी हानि दे सकता है। बृहस्पति के भी बारे में सेम इसी तरह का विचार करना चाहिए, अर्थात मकर राशि ले लेनी चाहिए। और मंगल के लिए कर्क राशि ले लेनी चाहिए। तो गोचर की स्थिति में यदि मंगल, शनि, राहु
और केतु। यदि ये 6, 8, 12 अर्थात त्रिक स्थानों में से गोचर कर रहे हों और अपनी नीच राशि में से गोचर कर रहे हों, तो ऐसे में समस्याएं देखने को मिली हैं। यहाँ पे बड़े ग्रहों के बारे में कहा है, मूलतः शनि, बृहस्पति, राहु, और क्योंकि मंगल भी बाह्य कक्षा का ग्रह है, तो इस कारण से इसको भी ले लिया गया है। चंद्रमा से गोचर व्यक्ति के मानसिक रूप से उसकी चिंताएं किस भाव से जुड़ेंगी, तो चंद्र गोचर बता रहा होता है। ग्रह से ग्रह का गोचर ये दशा में महत्वपूर्ण निर्णय देता है। अर्थात व्यक्ति को बृहस्पति की दशा चल रही हो और बृहस्पति अपने मूल स्थान से लाभ स्थान में गोचर करे, मतलब जहां बृहस्पति बैठा हुआ है उससे लाभ स्थान में गोचर करे, बुध की दशा चल रही हो और बुध अपने स्थान से लाभ स्थान में गोचर करे, तो लाभ प्राप्ति होती है। और ग्रह से ग्रह का गोचर अनिष्ट स्थानों में हो, 6, 8 और 12, तो उस समय परिणाम नहीं मिलेंगे। खराब नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है, मिलेंगे नहीं। ऋतु परिवर्तन में जैसा भी आप सब लोगों ने बताया था कि ऋतु परिवर्तन में ग्रहों का गोचर अति महत्वपूर्ण होता है, किंतु इसमें एक और विशेष है, क्योंकि ऋतुओं का स्वामी बुध है। तो बुध जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करेगा, आप वातावरण में अचानक से तापमान में वृद्धि, तापमान में कमी, हवा का चलना, हवा का रुकना, आर्द्रता का बढ़ना, आर्द्रता का घटना, क्योंकि बुध को त्रिदोष कारक कहा गया, वह पित्त वायु कफ, गर्मी का बढ़ना, गर्मी का घटना। अभी शीत ऋतु चल रही है, उसके उपरांत भी बीच बीच में कई ऐसे दिन होंगे आप कहोगे कि इस बार तो ठंड में भी गर्मी हो रही है। ये बुध के नक्षत्र परिवर्तन से देखने को मिला है। एक और भी विचार आया था सूर्य से महीने का, दशा में इसका विचार करना चाहिए। अर्थात दशानाथ व्यक्ति को संपत्ति देने के लिए विचार चल रहा है चौथे स्थान से। अब बात यह आती है, दशा हो चंद्रमा की ले लेते हैं, तो 10 वर्ष की दशा है, 3 खंडों में बांटी, तो 3 साल 4 महीने की दशा आई। डिग्रियों को लगाया तो पता लगा पहले खंड में परिणाम देना चाहिए, मतलब शुरुआत के 3 साल 4 महीने, दशा आ गई और उसके उपरांत जैसे ही चंद्रमा चतुर्थ से मेष लगन की कुंडली है, तो जैसे ही 3 साल 4 महीने के भीतर इसमें सूर्य 3 बार 10वें स्थान से गोचर करेगा, तो सूर्य से विपरीत भाव जागृत हो जाता है, ठीक है ना, सूर्य की रोशनी से जागृत हो जाता है। तो जैसे हमारा एक सदस्य ने विचार दिया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे ही सूर्य 10वें स्थान से गोचर करेगा, इस 3 साल 4 महीने के भीतर 3 बार गोचर करेगा, तो उन तीनों समय में पूरी संभावना रहेगी
कि ऐसे में जातक को घर से संबंधित लाभ मिले। अब सूर्य जब 3 बार यहां से गोचर करेगा तो यहाँ पे मकर राशि में गोचर करेगा, और इसके जो त्रिकोण हैं वो हुए हमारे पास 8 और 12। तो शास्त्र ये कहता है उसके त्रिकोण में से भी जब गोचर करता है तो भी उसका लाभ देता है। तो पहला लाभ उसके केंद्र अर्थात ठीक उसके सामने से, केंद्र में भी सामने वाला स्थान लेना चाहिए। फिर उसके त्रिकोण अर्थात 8वें स्थान से और 12वें स्थान से यदि सूर्य गोचर करेगा तो दशा ऐसा परिणाम दे रही है, क्योंकि यहाँ पे चंद्र दशा यदि लगाएंगे तो हर महीने तो चंद्रमा यहीं से गोचर करेगा, तो 10 साल में 12 महीने 1 साल में तो 120 महीने 10 साल में तो 120 बार घर बने, ऐसा संभव नहीं है। तो पहले देखना है दशा को, दशा को कट शॉर्ट करेंगे। कट शॉर्ट करने के बाद फिर आपको वहां पहुंचना है जहां पे सूर्य का गोचर है। जैसे कि एक सदस्य ने कहा उससे महीने का विचार करना चाहिए। यदि महीने में भी आ जाते हैं तो फिर दिन का विचार करना चाहिए। दिन के लिए हमारे पास 2 ग्रह हैं, चंद्रमा जमा मंगल। ये दो क्यों कहे गए? मंगल को कहा अहोरात्र अर्थात दिन, और चंद्रमा को कहा गया क्षण। ठीक है। तो जो जैसे ही पहले दशा से पता लगा हमें कि इस साल घटना घटेगी, नंबर 1। अब ये थोड़ा आप अपनी अपनी तकनीक का भी इसमें प्रयोग करिए। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रह यदि, हमने कहा कि 10 वर्ष की चंद्रमा की दशा है। ग्रहों के हमने 3 पार्ट बताए, 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30। ठीक है। तो इस खंड में तो पहले तो हमने क्या निर्धारित किया था? 3 साल और 4 महीने। तो इस खंड में है, तो अब इस खंड में भी तो डिग्रियां हैं। कौन सी डिग्री है? 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है, 6 डिग्री है, 8 डिग्री है, 9 डिग्री है। तो अब इस 3 साल 4 महीने को भी तो आप कई भागों में बांट सकते हैं ना। 3 साल 4 महीने को भी तो आप, यदि 2 डिग्री पे है चंद्रमा, तो इसका मतलब है जैसे ये दशा लगेगी शुरुआत में मिल जाएगा। मतलब पहले इसका एक खंड निकाल लीजिए। कितना? 3 साल 4 महीने के डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा? 1 साल इस पूरे पूरे पीरियड के अंदर। ठीक है। 1 साल और आपका 1 महीना और 10 दिन। 1 साल और 30 दिन। ऐसे करके आप इसके अति समीप पहुंच जाएंगे कि ये घटना कब घटेगी। और जैसे ही आप इसमें पहुंचेंगे तो उसी में सूर्य का गोचर लगाइएगा किस महीने में घटने वाली है। तो आप ये देखेंगे कि आपको घटनाएं निकालने में काफी लाभ मिलेगा। गोचर जैसे शुरू में ही कहा था, बड़े ग्रहों का गोचर सबसे अधिक काम करता है। तो बड़े ग्रह में हमने कहा शनि। शनि का गोचर प्रश्न में भी ये देखने को मिलता है कि प्रश्नकर्ता पुरुष हो, विवाह का प्रश्न हो, और शनि
भाई आवाज तो नहीं आ रही आपकी। हाँ, दो सेकंड के लिए म्यूट किया था। तो प्रश्नकर्ता प्रश्न के अंदर आया कि विवाह का प्रश्न है, विवाह कब होगा। लग्नेश का सप्तमेश से कोई संबंध ही नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी एक सिद्धांत लिखा हुआ है, शनि यदि समभाव, या राशि नहीं बोला है, भाव बोला है। शनि यदि संभाव में गोचर कर रहा हो तो संभाव कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो विवाह 1 वर्ष के भीतर हो जाएगा। कन्या का प्रश्न हो कि मेरा विवाह कब होगा, ठीक है, तो शनि विषम राशियों में गोचर, विषम भावों में गोचर करें तो प्रश्न लगन ही बनाओगे ना उस समय का। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, इनमें यदि शनि गोचर करे तो 1 वर्ष के भीतर कन्या का विवाह हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो शुरुआत में ही बोला था। तो शनि का गोचर यदि चंद्रमा से जाता है तो 7.5। अब वो 7.5 कौन सी? मुख्यतः जहां चंद्रमा बैठा है और जिस डिग्री पे बैठा है, मान लीजिए 9 डिग्री पे बैठा है, तो 6 डिग्री से लेके और 12 डिग्री तक ये सबसे अधिक पीड़ादायक 7.5 हो सकती है। हो, ऐसा नहीं है, हो सकती है, ठीक है। मंगल के ऊपर से विद्रोह, भ्रात कष्ट, राहु के ऊपर से स्वयघात, वृद्धजन को, शुक्र के ऊपर से स्त्री वर्ग को, सूर्य के ऊपर से उच्च अधिकारियों से, उसी तरीके से राहु केतु का है, मूलतः राहु का मंगल से, जो जन्म पत्रिका के सिद्धांत सेम वही, झूठ, फरेब, धोखा, भ्रात कष्ट। शनि से स्वयघात, वृद्ध कष्ट। बृहस्पति से पिता, गुरु, धर्म विरोध। शुक्र से स्त्री पुरुष संबंध से अपमान।
केतु मोक्ष कारक। 12वें स्थान से वस्तुओं का, आदतों का, बंधन का मुक्ति होना। तो इस प्रकार से ये लगभग लगभग गोचर का विचार देखा गया था। तो इसी कक्षा को और आगे लेके चलेंगे, जिसमें, और हाँ, एक और बिंदु रह गया था। D12, राहु का, केतु का, शनि का। D12 में, वैसे तो इसमें कई ज्योतिषकारों ने राहु का बोला है। D12 में 8वें स्थान से गोचर। यहाँ थोड़ा एक तकनीकी विषय है कि जो ग्रह जिस अंश पे है, तो क्या जिस राशि में लगन में गोचर कर रहा है, क्या सीधा उसको उठा के D12 में लगा देना चाहिए? ये थोड़ा एक अटपटी सी बात है। क्यों? क्योंकि जो ग्रह जिस अंश पे लगन में है, जब वो D12 में वहां पे नहीं है, तो गोचर में हम उसे सीधा कैसे लगा दें? तो इसके लिए दोनों तरीके से विचार कर लेना चाहिए कि डी हो सकता है कि जो ग्रह है D12 अर्थात द्वादशांश कुंडली में, यहाँ मान लीजिए 8वें स्थान में मिथुन राशि है, तो आजकल जो ग्रह उससे गोचर कर रहा है आपके मिथुन राशि से, तो क्या D12 में भी वो मिथुन राशि में गोचर कर रहा होगा? ये थोड़ा संभव नहीं है। तो ये देख लेना चाहिए उसी समय का प्रश्न चार्ट बना के, क्योंकि अभी बहुत तकनीक इतनी उन्नत किस्म की है, तो आपको पता लग ही जाएगा कि D12 में जब उसी प्रश्न को आप बनाएंगे तो D12 में कहाँ गोचर कर रहा है, तो क्या वो मूलतः आपके 8वें स्थान से गोचर कर रहा है, तो देखेंगे तो पता लग जाएगा। तो दोनों तरीके से इस पे विचार किया जा सकता है। एक तो सीधे के सीधे उस ग्रह को D12 में 8वें स्थान में पुट ऑन करके देखो कि क्या वो उसी स्थान में, जैसे मान लीजिए D12 में मिथुन राशि है और आजकल मिथुन राशि में से गोचर कर रहा है, तो क्या उससे परिणाम निकलते हैं। या वर्तमान में यदि कोई ग्रह मेष राशि में गोचर कर रहा है और वो दिख, जब हम उसका मेष का आज का कुंडली बनाए, तो D12 में वो मिथुन राशि में जब गोचर करे या कर रहा हो, तो उस समय की घटना के बारे में देखें। तो इस तरीके से हमने इसके कई प्रकार देखे, केवल एक अकेले गोचर से नहीं देखना चाहिए, इसमें विभिन्न पद्धतियों को जोड़ के देखना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या है, अगर अंत में आज की कक्षा को समराइज करें, तो सबसे महत्वपूर्ण है दशानाथ का गोचर। दूसरा है राहु, केतु, शनि, बृहस्पति का गोचर। तीसरा चंद्रमा से मानसिक, चौथा लगन से सभी प्रकार,
और अंत में पांचवा, दशा नाथ का गोचर मूल ग्रह से, लग्न से, चंद्र से, त्रिक स्थानों से, और अंत में छठा, दशानाथ के अंश। इन सारी चीजों से विचार करके ही गोचर पे विचार करेंगे अगली बार। और अगली बार घटनाओं के साथ कुंडलियों का इस्तेमाल करेंगे, जिससे पता लगेगा कि गोचर कितना काम कर रहा है। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं और अब आपके प्रश्न ले लेते हैं।